हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई स्टूडेंट? स्टूडेंट, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में देखिए, आज तुम मुझे बहुत परेशान करने वाले हो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट। 2 दिन में आप उस कंसेप्ट को रिवीजन करानी होगा और आप भूल गए होगे और आज तुम मुझे परेशान करोगे। ठीक है, जो वैसे मेहनती बच्चे हैं उनको भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेहनत से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, सवाल करते हैं, आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, कि एक संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बदलते रहना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। और इसको जो है नेट परसेंटेज चेंज निकालने की, कि आप किसी संख्या को लगातार बदलते जा रहे हो तो उसमें कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो 100 तरीका, 100 मान के मैंने आपको बताया था, और एक मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक तो हमने बताया था 100 मान के, और मेरे प्यारे भाई एक मैंने आपको बताया था बच्चों रेशियो मेथड। ये याद है? और आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मूला, कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे मेरे प्यारे भाई जल्दी से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला मेथड ये थर्ड मेथड है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कहां आपको रेशियो का इस्तेमाल करना है, कहां आपको फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर बेस्ट तरीका कौन सा है, 100 मान के करें, रेशियो करें, कि फॉर्मूला लगाएं? बेटा तीनों ही चीजें बेस्ट हैं। ये सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसे डिजिट्स, कैसी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है ना। ये सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा। तो भैया मैंने 100 मान के और रेशियो मेथड पिछली क्लास में 1 घंटे तक थ्योरी ही समझाइए, केवल 1 घंटे तक, और आज की क्लास में थर्ड में आपको फॉर्मूला मेथड समझाऊंगा। ध्यान से सुनेगा बच्चों। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया, फिर x% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई, बढ़ाया है तो पॉजिटिव लगा रहा हूं, फिर x% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई उसको मैंने फिर दोबारे से y% बढ़ाया। क्या बढ़ाया मेरे दोस्तों? y% बढ़ाया। आप बोलोगे हां जी सर। तो x% एंड y% का नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा मेरे प्यारे भाई? अगर आप किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई पहले x% बढ़ाओ फिर y% बढ़ाओ तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट इसका कंसेप्ट है x प्लस वाई। अभी कुछ बच्चों को पहले से पता होगा जो यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, बस उन्हें रट लिया होगा, ठीक है ना, कि यूट्यूब पे कोई ऐसे नहीं बताता जैसे मैं आपको बताता हूं खोल खोल के। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अगर आप किसी संख्या को पहले x% बढ़ाओ फिर जो नई संख्या आएगी वो आप उसको y% बढ़ाओ, तो संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन आएगा, जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% होगा। यानी कि x% और y% का सक्सेसिव जो है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% होता है। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। आप बोलोगे सर कैसे? x% और y% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किसके बराबर है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। कैसे हुआ बच्चों? भाई मैंने मान ली कि कोई संख्या आपके पास 100 है, मैंने मान ली मेरे प्यारे भाई कि आपके पास कोई संख्या 100 है, 100। ध्यान सुनिएगा, ये संख्या की इनिशियल वैल्यू है। तो आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, मान लिया कि आपके पास कोई संख्या 100 है, तो आप बताओ 100 को आप x% बढ़ाओगे तो 100 को x% बढ़ाने के बाद वो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? जवाब दीजिएगा। 100 को x% बढ़ाने के बाद संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है भाई, देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। x% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है x/100। क्या होता है मेरे दोस्तों x% की फ्रैक्शन वैल्यू? x/100। तो मेरे प्यारे भी आपके पास कोई संख्या 100 है तो आपको क्या करना है? 100 का x%। तो आप 100 का x% निकालेंगे तो x ही आएगा मेरे प्यारे भाई। तो अगर आपके पास कोई नंबर 100 है, आप 100 को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? वो 100 प्लस x हो जाएगी।
मेरे दोस्तों वो संख्या कितनी हो जाएगी 100 प्लस एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर 100 प्लस एक्स। जैसे आपके पास कोई नंबर है 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मैं आपसे कहूं कि आपने 100 को 23% बढ़ाया तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 123 हो जाएगी। ठीक है जी, तो 100 है, आपने 100 को x% बढ़ाया तो संख्या कितनी हो जाएगी 100 प्लस x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि 100 को x% बढ़ाने के बाद अब संख्या होगी 100 प्लस x। अब संख्या कितनी होगी 100 प्लस x। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, मुझे 100 से कोई मतलब नहीं। अब संख्या 100 प्लस x है, इस 100 प्लस x को अब इस संख्या को मैं y% बढ़ाता हूं। कितना बढ़ाता हूं मेरे दोस्तों, अब इस संख्या को मैं y% बढ़ाता हूं। तो y% बढ़ाने के बाद अब नई संख्या क्या हो जाएगी, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो अगर आप किसी भी संख्या को y% बढ़ाओगे, y%, ध्यान से समझिएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 1 प्लस y%। 1 प्लस y%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या फिर मेरे दोस्तों y% का मतलब होता है 1 प्लस y/100। y% का मतलब होता है 1 प्लस y/100 से आपको क्या करनी है, उसमें गुणा करनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई आपके पास एक नंबर है 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स, 100 को हमने x% बढ़ाया, 100 प्लस एक्स आ गया। अब इस 100 प्लस एक्स को आपको y% बढ़ाना है। y% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हाथ जोड़ के विनते तीसरे लेक्चर में 1.5 घंटे समझाया है, प्लीज जाके पढ़ लो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 प्लस y%। y% का मतलब y/100। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यहां भी हमने वही किया है। अगर मैंने किसी संख्या है 100, अगर मैंने 100 को x% बढ़ाया तो x% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 1 प्लस x/100। 100 को x% बढ़ाने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, 100 की 1 में गुणा करेंगे 100, 100 की x/100 में गुणा करेंगे 100 प्लस एक्स। यही होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपके पास एक नंबर है 100 प्लस एक्स, आपने इसको y% से बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 प्लस y%, और y% को हम क्या कहते हैं y/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताइएगा बच्चों क्या होगा। भाई गुणा करो, अंदर 100 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 प्लस इस 100 की गुणा करेंगे y/100 में, तो 100 से 100 कट जाएगा, y आएगा, y प्लस x की 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा x आएगा, प्लस x की y/100 में गुणा करेंगे तो xy/100 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये संख्या की फाइनल वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 रुपए को पहले आप x% बढ़ाओ, फिर जो नई वैल्यू आती है आप उसी को y% बढ़ाओ, तो 100 रुपए की जो फाइनल वैल्यू है ये बन जाएगी। यानी कि आपके पॉकेट में ये होंगे 100 रुपए को x% और y% से सक्सेसिव इंक्रीज करने पर, क्रमागत बढ़ाने पर आपके पॉकेट में इतने रुपए होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 रुपए से बढ़कर इतने हो गए, तो मेरे प्यार भी बढ़ा कितना, 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मैं आपसे कहूं एग्जांपल के लिए कि आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 रुपए से बढ़ के आपके पॉकेट में 118 हो गए, तो कितना बढ़ गया। आप कहोगे सर 18% बढ़ गया। बढ़ा कितना 18, परसेंटेज में भी 18% बढ़ा। मैं आपसे कहूं कि आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 रुपए से आपके पॉकेट में 93 रह गए, तो कितना घट गया 7, परसेंटेज में भी कितना घटा 7%। 100 इसलिए बहुत प्यारा नंबर है कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। तो 100 रुपए है, 100 रुपए को मेरे दोस्तों आपने पहले x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाने के बाद ये हो गया। तो 100 रुपए से जो भी एक्स्ट्रा है वही तो बढ़ा है, वही तो आपका परसेंटेज चेंज है। 100 रुपए से कितना एक्स्ट्रा है y प्लस एक्स प्लस xy/100। y प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस y प्लस xy/100 परसेंटेज। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि अगर आप किसी संख्या को पहले x% फिर y% बढ़ाओगे तो उस संख्या का मेरे दोस्तों, उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, जो सक्सेसिव परसेंटेज इफेक्ट होगा, क्रमागत प्रतिशत जो बदलाव होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, वो कितना होगा x प्लस वाई प्लस xy/100% के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया। ठीक है बच्चों, जो बच्चे मेरे प्यारे भाई, जो बच्चे मेरे दोस्तों इसको ना समझ पाए हैं वो रट लो, मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समय नहीं है। यही बेसिक है मेरे प्यारे भाई।
यही है बेसिक, और कोई बेसिक नहीं है। 100 रुपए को अगर आप x% और y% बढ़ाओगे तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% का बदलाव होगा। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपने किसी संख्या को पहले मेरे दोस्तों 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, फिर आपने उस संख्या को मेरे दोस्तों 20% बढ़ाया, 20%। तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? आपने किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों आपने 20% बढ़ाया, तो वो संख्या कुल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? नेट परसेंटेज चेंज उस संख्या में कितना आएगा? तो भाई देखिए 10 और 20 को फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो x की जगह 10 दिया है। देखिए अगर बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, घट रहा है तो हम निगेटिव लेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100, 10 गुणा 20/100। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? ये आ जाएगा 10 प्लस 20 30, 200/100 होता है 2, यानी कि 32%। तो वो संख्या 32% बढ़ जाएगी, 32% इंक्रीज हो जाएगी। ये आंसर हो गया 32%। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? भाई रेशियो से भी मैंने आपको सिखाया पिछली क्लास में कि आपने किसी संख्या को 10% बढ़ाया। डाटा बहुत आसान है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, 1/10 बढ़ाया है तो मेरे दोस्तों संख्या 10 से बढ़ के कितनी होगी? 11। फिर आपने 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/5, 1/5, यानी कि संख्या 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 6। तो सक्सेसिव निकालेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणाएं, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो आ जाएगा 5 पच्चे 25 रेशियो 33। यानी कि अगर आपकी इनिशियल वैल्यू 25 है संख्या की तो 33 हो जाएगी। 25 से बढ़ के 33 हो गया तो कितना बढ़ा गया मेरे दोस्तों? 8 ओवर 25, 25 से 8 बढ़ गया। 1/25 4% होता है, 8/25 32% होता है, 32%। तो संख्या 32% इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, दोनों ही आसान हैं। दोनों आसान क्यों है? क्योंकि ये मैंने जो एग्जांपल लिया है ये डाटा इजी है, इजी डाटा है। आप बोलोगे हां जी सर फॉर्मूले से भी इजी है और रेशियो से भी इजी है। लेकिन बच्चों मैं आपके सामने सवाल इस प्रकार से दे देता हूं कि हमने किसी संख्या को पहले 17% बढ़ाया, 17%, फिर मेरे दोस्तों हमने उस संख्या को 13% बढ़ाया, 13%। पहले किसी संख्या को 17% बढ़ाया, फिर हमने उस जो नई संख्या आई फिर 13% इंक्रीज किया, तो संख्या में कुल कितने परसेंट का बदलाव होगा? बताओ। अगर आप इस चीज को रेशियो से करोगे तो पागल हो जाओगे। रेशियो से आपको वही सवाल करना है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू इजी बन रही हो। 17% की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत खतरनाक होती है। 17% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/100, यानी कि अगर कोई संख्या 100 थी तो 100 से बढ़ के 117 हो गई। 13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/100, यानी कि अगर कोई संख्या 100 थी तो 100 से बढ़ के 113 हो गई। अब इनका मल्टीप्लाई सक्सेसिव करेंगे, 117 की 113 में गुणा करने में आप पागल हो जाएंगे। तो ये वाला रेशियो मेथड यहां पे बेकार है, किसी काम का नहीं है। हाँ यहां रेशियो इजीली हो गया, तो रेशियो मेथड आप वहां इस्तेमाल करो जहां फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इजीली बन रही हो, बहुत छोटी छोटी फ्रैक्शन वैल्यू। इसको रेशियो से करोगे तो आप पागल हो जाओगे मेरे दोस्तों। समझ में आया? यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर ये फॉर्मूले से ही बेस्ट है। भाई देखो फॉर्मूले से 1 सेकंड में होगा। पहले किसी संख्या को 17% बढ़ाया, फिर सक्सेसिवली 13% बढ़ाया, तो नेट चेंज कितना रहेगा? 17 + 13 + 17 × 13/100। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 + 13 कितना आ गया? 30। 17 × 13 हो गया 221, 221/100 2.21। 30 में 2.21 जोड़ेंगे तो 32.21%। 17 गुणा 13 क्या होता है? 221, 221/100 मेरे दोस्तों 2.21। 17 13 30, 30 में 2.21 ऐड करेंगे तो 32.21% बढ़ गया। इजीली हो गया 1 सेकंड में मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर अब के समझ में आया, क्लियर है? तो केवल कंसेप्ट सीख लेना काफी नहीं है,
कौन सा कंसेप्ट कहां इस्तेमाल करना है वो काफी है, कि सवाल सॉल्व नहीं करना है, सवाल कम से कम कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां फॉर्मूला इजी है मेरे दोस्तों, और आप इसको फॉर्मूले से ही करेंगे। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं, कोई परेशानी नहीं है। यस और नो बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अगर सवाल में डाटा ऐसे आ जाता है कि हमने किसी संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके, 16 सही 2/3% बढ़ाया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। फिर हमने कितना कर लेते हैं, फिर हमने 20:4/7% घटाया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? अगर सवाल ऐसा आ जाता है कि हमने किसी संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर 28 सही 4/7% घटाया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? अब यहां फॉर्मूला बेकार है, या फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन ही करते रहोगे। भाई एक्स की जगह 16 सही 2/3 रखेंगे, ये फॉर्मूला, वाई की जगह माइनस का 28 सही 4/7 करेंगे, तो फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फॉर्मूले तो में तो रख नहीं सकते वैल्यू 16 सही 2/3 और 28 सही 4/7 एक्स वाई की। तो यहां क्या मेथड बेस्ट है, या रेशियो मेथड बेस्ट है? क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन रही है। आपने किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, 14 सही 2/7% 1/7 है, 28 सही 4/7% 2/7, 1/6 बढ़ाने का मतलब अगर संख्या की वैल्यू 6 थी तो 6 से बढ़ के 7 हो गई। संख्या को आपने 2/7 घटाया तो वैल्यू 7 थी, तो 7 से घट के कितनी होगी मेरे दोस्तों? 7 से घट के 5, 7 से 7 कट गया, ये आ गया जी 6:5, यानी कि संख्या 1/6 डिक्रीज होगी। 1/6 का मतलब 16.66% संख्या का मान घट गया। तो बताओ यहां रेशियो से जल्दी हो गया, तो फर्क समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, फर्क समझ में आया। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कौन सा मेथड बेस्ट है, ये बेस्ट है, हर चीज अपने आप पे बेस्ट है, ये सवाल पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा लगाना है। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं। ओके, अब मेरे प्यारे भी आगे चलते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर अगर 3 बार हम सक्सेसिव चेंज कर दे, 3 बार या 4 बार, तो हम कैसे करेंगे? सर अगर हम 3 बार या 4 बार चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? फॉर्मूला से ध्यान से सुनिएगा। भाई हमने किसी संख्या को पहले 10% बढ़ा लिया, फिर 20% बढ़ा लिया मेरे प्यारे भाई। पहले हमने किसी संख्या को 10% इंक्रीज किया, फिर 20% इंक्रीज किया, फिर 30% इंक्रीज किया। इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? रेशियो से तो आप कर ही सकते, मैं करवा चुका हूं। अगर मुझे इसको फॉर्मूले से करना है तो कैसे करूंगा बच्चों? तो बच्चों कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपने संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो आप 10 और 20 का सक्सेसिव निकालो फॉर्मूले से, 10 और 20 का। तो बच्चों 10 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है? 10 और 20 का सक्सेसिव होता है मेरे प्यार भी, फॉर्मूले से लगाओगे तो 10 + 20 + 10 × 20/100, 20 और 2 32%। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि किसी संख्या को 10% और 20% बढ़ाओगे तो 32% बढ़ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। 10 और 20 का सक्सेसिव 32 आ गया, फिर उसका निकालो 30 के साथ, 32% बढ़ गई, फिर 30% और बढ़ाना है। आप 32 और 30 का सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, 32 और 30 का। तो 32% और 30% का सक्सेसिव 32 + 30 + 32 × 30/100। आप बोलोगे हां जी सर, यही आएगा। 32 + 30 62, 62 में 9.6 जोड़ेंगे तो 71.6% इंक्रीज, यानी कि वो संख्या 71.6% इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मूले से करना है, 2 बार इंक्रीज किया है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार किया है, 4 बार किया है, 5 बार किया है, तो आप इस तरीके से 2 को कंबाइंड करके कर सकते हैं, 2 को कंबाइंड करके। आप बोलोगे हां जी सर, और ये मेंटली हो जाएगा दिमाग में।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई सर, मजा आ गया। कंसेप्ट क्लियर है? तो मैं हर बात को केवल बोल नहीं रहा या समझाने में, हर बात को एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, एक रास्ता हम आपको और बताते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, प्लीज प्यार से समझिएगा, प्यार से, ठीक है ना। ये याद करोगे तो आपका और समय बचेगा मेरे प्यारे भाई। X% कॉमा Y%, X%, Y% एंड Z%, X%, Y% और Z% का नेट इफेक्टिव जो होता है मेरे दोस्तों, अगर आप किसी संख्या को X%, Y% और Z% से सक्सेसफुली चेंज करो, चेंज शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव, घटाते तो नेगेटिव। अगर आप किसी संख्या को X%, Y% और Z% से सक्सेसफुली चेंज करते हैं तो संख्या में जो कुल प्रतिशत बदलाव होगा वो होगा X प्लस Y प्लस Z। पहले इन तीनों को जोड़ो, पहले क्या करना है, इन तीनों को जोड़ो। आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर दो दो की गुणा, X की Y में गुणा करी है ना, Y की Z में गुणा करी, दो दो की गुणा, दो दो की आपको गुणा करनी है, दो दो की गुणा बटे 100, दो दो की गुणा करके आपको क्या करना है, बटे 100 करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे 100। फिर तीनों की गुणा, तीनों की गुणा आपको करनी, तीनों गुणा मतलब एक्स वाई जेड, तीनों की गुणा करनी है, तीनों की गुणा बटे 10,000%, बटे 10,000%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल परसेंटेज में पढ़ना है, ये प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ना है, ये डिस्काउंट में भी पढ़ना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ना है, ये हर जगह आपको पढ़ना है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप किसी भी संख्या को X%, Y% और Z% से क्रमागत मेरे दोस्तों चेंज करते हैं, सक्सेसिवली चेंज करते, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा मेरे प्यारे भाई, वो X प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर तीनों की गुणा एक्स वाई जेड बटे 10,000%। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया है, कैसे आया सर? देखिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है बेटा भाई। X% और Y% का सक्सिव क्या होता है, X और Y का सक्सिव होता है X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ठीक है जी। इसको दोबारा से Z के साथ कंबाइन कर लिया, इन दोनों का दोबारा सक्सिव लगा दिया, दिस प्लस दिस गुणा दिस बटे 100, दिस प्लस दिस, फिर इन दोनों की गुणा बटे 100। इन दोनों का जब आप सक्सेसिव निकालेंगे, दोबारा यही फॉर्मूला लगा के जब आप इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो यही आएगा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है सर, आपने दो दो को कंबाइंड करके निकाला है, इतने मूर्ख मत समझो, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है भैया, ना समझ रहे तुम्हें मूर्ख। तो अगर आप X%, Y% और Z% से सक्सेसिव चेंज करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ठीक है भाई, X प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई, दो दो की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, हमने किसी संख्या को 10%, 20% और 30% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया मेरे प्यारे भाई? देखो पहले तीनों को जोड़ो, 10, 20, 30 और 30, 60, तीनों को जोड़ा 60, प्लस फिर दो दो की गुणा बटे 100 करना है, 10 की 20 में गुणा 200, दो दो की गुणा, फिर 600, 200 और 600 800 हो गया, और 10 की 30 में गुणा 300, दो दो की गुणा किया 200, 600 और 300, 1100 हो गया। 1100 को 100 से भाग देंगे 11 प्लस फिर तीनों की गुणा करके बटे 10,000, तीनों की गुणा करेंगे 10 गुणा 20 गुणा 30, तीनों की गुणा करके आएगा 6,000, 10 गुणा 20 गुणा 30 6,000। 6,000 को जब आप 10,000 से भाग दोगे, दिमाग में दे सकते हैं, तो 0.6 आएगा, 0.6%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए वैसे भी सवालों में आपको वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट निकालनी नहीं पड़ती है, अप्रोक्सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू आखिर में, ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। आप इस वैल्यू को जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है इग्नोर भी कर सकते हो कि वैल्यू बहुत छोटी होती है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। तो ये देखो 71.6% आ गया कि नहीं आ गया, एक ही लाइन में 71.6% आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। 6,000 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.6 आएगा।
कर पाए? आप बोलोगे हां जी सर हम तो कर पाए हैं, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं कि आपने किसी संख्या को पहले 7%, 8% और मेरे दोस्तों 10% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? 7%, 8% और 5% ले लेते हैं। आपने किसी संख्या को पहले 7%, 8% और 5% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? अगर आप इसको रेशियो से करोगे ना तो बहुत कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन करिए। इतना बेसिक समझा रहा हूं बच्चे ना, जैसे इस क्लास में आपको सक्सेसिव का बेसिक समझा रहा हूं, पिछले क्लास में भी 1 घंटे मैंने आपको बताया था। बच्चे इस लेक्चर को स्किप कर देंगे, फिर बाद में पूछेंगे कैसे आया कैसे आया, बेसिक से बताओ बेसिक से बताओ। तो भाई पूरा पढ़ा करो, जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूं पूरा लेक्चर पढ़ा करो, और मैं हर बात को बड़ी डिटेल में बताता हूं। कभी भी मैं कोई कंसेप्ट रटवाता नहीं हूं कि इसे रट लो, नहीं। अगर आप इसको रेशियो से करोगे तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी खतरनाक बन रही है, खतरनाक फ्रैक्शन वैल्यू। उनको सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। फॉर्मूले से आसान है। अब दो रास्ते बताएं, या तो दो दो का कंबाइंड करके कर लो, या डायरेक्ट। मेरे दोस्तों हमने आपको क्या सिखाया है, डायरेक्ट बच्चों क्या सिखाया हमने, तो आप कहोगे सर एक्स और वाई और जेड का सक्सेसिव तीनों को जोड़ो, 7, 8, 15 और 5, 20, 20 आ गया 20। 20 से थोड़ा ही ज्यादा होगा, फिर दो दो की गुणा बटे 100, 7 अट्टे 56 प्लस 8 पंजे 40, 56 प्लस 40 कितना हो गया मेरे दोस्तों आपका 96, 56 प्लस 40 96, 96 फिर 7 पंजे 35, 96 में 35 जोड़ देते हैं तो 5 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, और फिर 30 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 131, 96 में 35 जोड़ेंगे 131, 131 को 100 से भाग देंगे 1.31, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। 7 अट्टे 56, दो दो की गुणा करनी है फिर बटे 100 करना है। फॉर्मूला छोड़ो, ऐसे लिखना सीखो। 7 अट्टे 56 प्लस 40 प्लस 35, 131 बटे 100 1.31 प्लस फिर तीनों की गुणा बटे 10, तीनों की गुणा करेंगे तो 7 अट्टे 56, 56 पंजे आ जाएगा 280, 280 को 10 से भाग देंगे तो 0.0280, 280 को 10,000 से भाग देंगे 280 बटे 10,000 0.0280 आएगा। क्लियर है? ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। अब आप देखिएगा 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21.31 21.33 21.338%, ये सवाल का आंसर है। 21.338% इज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही प्रियंका, बिल्कुल सही। तो आपने कितनी जल्दी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ली और एग्जैक्ट आंसर आपने बता दिया, बिल्कुल दशमलव के 3 स्थान तक। यानी कि वो संख्या 21.338% इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? पिछला लेक्चर पढ़ के आओ अंशुल, बोलिए। तो देखो मैंने अभी तक क्या आपको कंसेप्ट समझाया। मैंने आपको ये 2 कंसेप्ट तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज की क्लास में मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूला मेथड क्या होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हैं सर कि फॉर्मूले से हम कैसे नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं, कहां फॉर्मूला लगाना है, कहां रेशियो लगाना है,
बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। 2 से ज्यादा बार हम सक्सेसिव चेंज करेंगे तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो भी मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए दुनिया भर के। चलेगा, आगे चलते हैं। अब जो मैं कंसेप्ट आपसे पूछने वाला हूं, जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बोला है, मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास कोई संख्या n है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई संख्या n है। n को पहले 16% बढ़ाया, 16% बढ़ाया, फिर 10% घटाया और फिर 22% बढ़ाया, 22% बढ़ाया n को। आपके पास कोई संख्या n है, n को मैंने 16% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 22% बढ़ाया। ये पहला रास्ता होगा, फर्स्ट वे। ये सेकंड वे है मेरे दोस्तों, सेकंड वे। मैंने n को पहले मेरे प्यारे भाई 10% घटाया, फिर 22% बढ़ाया, फिर 16% बढ़ाया, 16% बढ़ाया, 16%। क्या ये दोनों बात, मेरे पास कोई संख्या n है, n को पहले मैंने सक्सेसिवली इस तरीके से चेंज किया, दूसरी बार मैंने n को इस तरीके से चेंज किया, तो क्या n की जो फाइनल वैल्यू है, जो n में परसेंटेज चेंज आएगा, वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? आपके पास कोई संख्या n है, n को मेरे प्यारे भाई पहले मैंने इस तरीके से चेंज किया, फिर मैंने इस तरीके से चेंज किया, आगे पीछे है, परसेंटेज सेम है, 16 10 22, 16 10 22, बस आगे पीछे है। तो n में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? n में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अगर आपके पास कोई संख्या n है, n को पहले मैंने 16% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 22% बढ़ाया। दूसरा रास्ता मैंने किया कि भाई ये परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम, बस आगे पीछे चेंज, आगे पीछे हमने चेंज किया, परसेंटेज सेम है। तो n में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, जो कुल प्रतिशत बदलाव आएगा n के मान में, वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, है? सेम होगा, सेम। बेटा ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, शायद आप मेरी बात को भूल गए, शायद आप गधा हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। और गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 7 की 9 में गुणा करो तो भी 63 आएगा, और 9 की 7 में गुणा करो तो भी 63 आएगा। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर शुरुआत में किसी संख्या की वैल्यू n है, n पहले आपने n को 16% बढ़ाया तो क्या हो जाएगी? 116% हो जाएगी। फिर 10% घटाए तो 90% 0.9 रह जाएगी। फिर 22% बढ़ाओगे तो 122% हो जाएगी, 1.22 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। सेकंड केस में n की वैल्यू क्या होगी? पहले 10% घटाओगे 90% 0.9, फिर 22% बढ़ाओगे 122% 1.22, फिर 16% बढ़ाओगे तो संख्या n 116% हो जाएगी 1.16। तो ये और ये क्या सेम बात है अलग अलग? अरे सेम ही तो है भैया, सेम ही तो है दोनों, ये दोनों तो सेम ही है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सेम है। अरे भैया गुणा ही तो हुई है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, बस गुणा आगे पीछे है, गुणा आगे पीछे है तो सेम ही। आप बोलोगे अब क्या आई सर बात समझ में? ये हुई ना बात, ये हुई ना? क्लियर? पिछला लेक्चर देख क्या हो राहुल, जो बच्चे बेसिक से बता रहे हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं कि एक बार परसेंटेज की शुरू की 4 क्लास मैंने आपको बेसिक ही पढ़ाया है, उनमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ो जाके दोबारा से। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की परिभाषा बताई है, उसको दोबारा से जाके पढ़ो, ठीक है? तो सेम ही होगा मेरे दोस्तों, यानी कि आप ऐसा नहीं कि अगर आप इनका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं तो आपको ऐसे निकालना होगा। आपको अगर आप कंबाइंड करके निकालना चाहते हैं तो पहले इन दोनों को कंबाइंड कर लो, फिर इसको कंबाइंड कर लो, सेम ही आंसर आएगा। आप इन दोनों को कंबाइंड कर लो, फिर इसको कंबाइंड कर लो, सेम ही आंसर आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे दोस्तों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया था, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया था 10, 20 और 30 का सक्सेसिव ये होता है 71.6%।
ये मैं आपको आगे में इसकी कैलकुलेशन में हेल्प दिखाऊंगा आपको। 10, 20 और 30% का सक्सेसिव, मुझे 10, 20 और 30% का सक्सेसिव निकालना है। एक बच्चा कहता है सर सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा कहता है सर 10 और 30 का सक्सेसिव निकालूंगा मैं तो पहले। 10 और 30 का सक्सेसिव क्या होता है बेटा? 10 और 30 का सक्सेसिव होता है 10 + 30 + 10 × 30/100। कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 43%। 10 और 30 का सक्सेसिव आएगा 43%। फिर वो कहता है सर 43% आ गया 10 और 30 का सक्सेसिव, अब मैं इसको 20 के साथ कंबाइन कर लेता हूं। तो 43 और 20 का सक्सेसिव क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 43 + 20 + 43 × 20/100। 43 × 20 860, 860/100 8.6। तो मेरे दोस्तों ये अभी भी 71.6% आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सक्सेसिव में किसी को भी पहले आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी कंबाइंड कर सकते हैं, आंसर पे 2 धेले का फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 1 बाय 1 बिल्कुल सारे कंसेप्ट समझाएं आज की क्लास में, और यही बेसिक है, यही बेसिक है। जो तुम पूछते हो वो तुम्हारी आलसीपना है ना पढ़ने का, कि तुमने पिछला पढ़ा ही नहीं होता। ठीक, 4% आ गई तो 2 को कंबाइंड करके कर लो, पहले 3 को कंबाइंड कर लो फिर चौथे को। सर -10% क्या? तो साइन बेटा 10% डिक्रीज करोगे तो संख्या 90% रह जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9, 10 किसी भी संख्या को 10% घटाओगे, 100 से 10% घटाओगे 90% रह जाएगी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आखिरी कंसेप्ट आपके सामने, आखिरी कंसेप्ट, अगर आप किसी संख्या को पहले x% बढ़ाते हो फिर x% से ही घटा दे, तो x% एंड -x% का नेट परसेंटेज चेंज। आखिरी कंसेप्ट, अगर आप किसी संख्या को पहले x% बढ़ाते हो फिर x% घटाते हो, पहले x% बढ़ाते हो फिर x% घटाते हो, तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? तो वो संख्या हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, उस संख्या का मान हमेशा घटेगा। x² / 100% उस संख्या का मान डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मतलब तीर नीचे की तरफ, वो संख्या हमेशा घटेगी। x% बढ़ाया, x और -x का प्लस x और -x का सक्सेसिव, भैया फॉर्मूला क्या होता है? x और y का सक्सेसिव होता है x + y + x × y/100। ठीक है बस, यहां पे मेरे दोस्तों x और -x का सक्सेसिव निकालना है, तो x + x + x × -x/100 ये आएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही आएगा। x से मेरे दोस्तों ये माइनस का x कट गया, तो बचा क्या? ये बचा -x² / 100%। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब संख्या का मान बड़ा है। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आया है तो संख्या का मान घटा है, यानी कि फाइनल आंसर नेगेटिव आया है, माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि संख्या की जो वैल्यू है वो x² / 100% घट गई है। तो अगर आप किसी भी संख्या को पहले x% बढ़ाओ फिर x% घटाओ तो संख्या में कुल प्रतिशत जो बदलाव आएगा वो x² / 100% घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। अब ये पूरा कंसेप्ट है, जो समझदार बालक, समझदार होने की जरूरत नहीं, जो बच्चे ने पढ़ा है, ऐसा कोई भी बालक नहीं चाहे वो समझदार हो या बेवकूफ हो जिसने पिछला लेक्चर परसेंटेज के सारे लेक्चर पढ़े और उसको ये ना समझ में आया हो ये कंसेप्ट। अगर उसको नहीं समझ में आया तो उसने पढ़ा ही नहीं है, पीछे का कुछ भी पढ़ा है तो रिवीजन नहीं करा है। ठीक है, अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। मैंने कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है, हर एक कंसेप्ट को पूरे, कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इतनी सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने, प्रूफ भी करवाया है, कारण भी समझाया, परिभाषा भी बताई है। ठीक है, अब करते हैं सवाल। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि हो जाती है, फिर उसमें 15% की और वृद्धि की जाती है, मूल संख्या में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि होगी?
तो दिमाग में ही कर सकते हैं, कोई रेशो की जरूरत नहीं है। 5 और 15 का सक्सेस दिमाग में हो जाएगा, बी ऑप्शन। 5 + 15 + 5 × 15 75, 75/100.75, तो 20.75% इंक्रीज होगा, बी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे। एक एसी कीमत में पहले 16% की वृद्धि होती है, बाद में बिक्री की कमी के कारण कीमत में 22% की कमी की जाती है। एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, फाइनल परसेंटेज चेंज कितना आएगा? नेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एसी कीमत पहले 16% बढ़ी, फिर एसी बिक नहीं रहे तो 22% घटा दी हमने एसी कीमत। तो एसी कीमत में कुल कितने परसेंट का चेंज आया? 16 और -22 का सक्सेसिव रेशियो से करोगे तो पागल हो जाओगे, फॉर्मूला बेस्ट है। 16 - 22 -16 × 22/100, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो पहली बात तो मैं देखते ही समझ गया कि फाइनल जो आंसर है वो नेगेटिव आना है। देखो भाई, आप इस सवाल को ना ऑप्शन से कर सकते हो, आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जब फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा तो इंक्रीज थोड़ा ना होगा, डिक्रीज होगा। भाई 16 - 22 6, और ये लगभग आपका 3-4 के आसपास रहेगा, तो 19% डिक्रीज नहीं आएगा, आंसर तो 10% के नजदीक आएगा। अप्रोक्स कैलकुलेशन के हिसाब से 10% के नजदीक। भाई 16 में से -22 को घटाएंगे, -6, माइनस 16 × 22 क्या होता है भाई? 16 की 20 में गुणा 320, 16 दूनी 32, 352। 16 × 22 352, 352 को 100 से भाग करेंगे, -3.52। तो ये फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये मैंने पहले देख लिया कि अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो एसी की कीमत घटी है, इंक्रीज हुई नहीं, ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं, और आंसर 10 के नजदीक आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत छोटी है, ये 6 है। 19-20 के नजदीक नहीं आएगा तो ये आंसर होगा। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, दोनों स्टेप दिमाग में हो जाएगा ये सवाल सॉल्व। आगे चलेंगे, बताइएगा जी, करो बच्चों। यदि एक चमड़े के थैले की कीमत 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो उसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी? नेट परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? एक चमड़े की कीमत पहले 15% बढ़ाई, थैले की कीमत फिर 15% घटाई, तो भाई ये सेम परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो हमेशा उसमें चेंज आएगा, डिक्रीज होगा। कितना? x² / 100%। 15 का स्क्वायर 225/100, 2.25% चमड़े के थैले की कीमत घट जाएगी, बी ऑप्शन आंसर है। मात्र 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझने से मेरे दोस्तों कितनी आसान हो जाती हैं चीजें, बताइएगा, करिएगा। यदि एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई, बाद में R% की कमी हुई, अब वस्तु की कीमत 1 रुपए है, वस्तु कीमत 1 रुपए है, तो आपसे पूछा है वस्तु की ओरिजिनल कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत बताइएगा बच्चों। बहुत प्यारा सवाल है। एक वस्तु की कीमत R% बढ़ी हुई, फिर R% घटी, तो वस्तु की कीमत हमेशा डिक्रीज हो जाएगी। अगर वस्तु कीमत अब 1 रुपए है, तो पूछा वस्तु की ओरिजिनल कीमत बताओ। ओरिजिनल कीमत मैंने P रुपए मान ली, P रुपए। तो ओरिजिनल कीमत तो मेरे दोस्तों 1 रुपए से ज्यादा ही होगी ना, ये उत्तर नहीं हो सकता। ये भी 1 रुपए से कम है, ये भी नहीं आएगा। ये भी 1 रुपए से कम है, देखो 1 को 100 से भाग देंगे, 1 रुपए से कम आएगा, ये 1 रुपए से ज्यादा ही होगा। भाई अगर किसी वस्तु कीमत पहले R% बढ़ाई फिर R% घटाई, तो उस वस्तु की कीमत R² / 100% डिक्रीज होगी मेरे दोस्तों। अगर अब वस्तु कीमत 1 रुपए है, तो पुरानी कीमत ओरिजिनल कीमत क्या थी? मैंने ओरिजिनल कीमत को P माना है मेरे प्यारे भाई। वस्तु कीमत इतना परसेंट घटी, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या को K% आप घटाओगे, K%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 - K%। वस्तु कीमत R² / 100% घटी, R² / 100%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - R² / 100%। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और ये बराबर किसके है? 1 रुपए के बराबर है। वस्तु कीमत अब 1 रुपए है, ओरिजिनल कीमत आपसे पूछे, ओरिजिनल कीमत को P मान लिया, वस्तु कीमत R² / 100% घटी है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर इस परसेंटेज की जगह 1/100 रखूंगा तो 100/100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज की जगह अगर आप 1/100 रखोगे,
अगर इस परसेंटेज की जगह आप 1/100 रखोगे तो बच्चों 100/100 10,000 हो जाएगा। 10,000 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 100 गुणा 100 10,000 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों तो 10,000 की तो उधर गुणा होगी 10,000 10,000 आप बोलोगे हाँ जी सर अपॉन 10,000 एकम 10,000 10,000 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा बटे में। 10,000 माइनस आर स्क्वायर बटे में आ जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों डी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? जब एक्सपर्शन बढ़ाएं एक्सपर्शन सेम परसेंटेज से बढ़ाएं सेम परसेंटेज से घटाएं। अब ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है बनाएंगे। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, then decreased by 25%, then further increased by 25%. What is the net increase or decrease in percentage in the number? और आंसर अप्रोक्स में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में बताइएगा। ये सवाल आपको बहुत हल्के लग रहे होंगे लेकिन ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं। बोला है एक संख्या को पहले 30% बढ़ाएगा 30%, 30% बढ़ाया गया 30, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों 25% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया 25%। तो आपसे पूछा उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी संख्या में, अप्रोक्स आपसे पूछा है। तो भाई साहब इस सवाल को करने के अब तरीके हैं दो। इस सवाल का डाटा बहुत आसान है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करना है भाई, 30% बढ़ाओगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अब मैं लिख नहीं रहा, 3/10 बढ़ाने का मतलब संख्या 10 से 13 हो जाएगी। फिर संख्या की वैल्यू 25% घटाओगे 1/4, 1/4 का मतलब संख्या का मान 4 से 3 हो जाएगा। पर संख्या की वैल्यू 25% बढ़ाओगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो संख्या का मान 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया, मल्टीप्लाई सक्सेस 5 दूनी 10, 4 चौक 16 दूनी 32 आ गया, 32 रेशियो 13 तिया 39, 32 रेशियो 39 आ गया। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई संख्या 32 है, 32 से बढ़ के 39 हो गई तो डिक्रीज तो नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, कितना इंक्रीज हुई है, 32 से 39 होगी तो कितना बढ़ गई जी 7। 32 से 39 हुई है तो कितना बढ़ी है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 7/32, 7 बढ़ी ओवर 32। 1/32 क्या होता है, देखो 1/16 होता है 6.25%, 16 का आधा 32, 6.25 का आधा 3.125%। सो ये होते 1/32 की वैल्यू 3.125%। इसका 7 गुना आप करोगे तो 7 की 3 में गुणा 21 और 125 सत्ते 875। मैंने आपसे बोला है 125 का पाड़ा याद करो तो 21.875% इंक्रीज आएगा, यानी कि 21.8 21.5 से ज्यादा है, 21.5 से ज्यादा है तो हम 22% इंक्रीज लेंगे। ये उत्तर नहीं, 21.5 से ज्यादा है तो 22% लेंगे, ना कि 21। 21.5 से ज्यादा है ना तो हम 22% लेंगे अप्रोक्स वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में, ना कि 21। 21.5 से कम होता तो हम 21 लेते। तो आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। ये हो गया रेशियो से। आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भी, मैं आपको दूसरा बताऊंगा। चलो ये तो मैंने आपको रेशियो से बता दिया, डाटा बहुत आसान है। ये वाला करेंगे जरा, इस सवाल को करेगा बच्चों। एक और बिल्कुल ऐसा ही सवाल, एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया 14%, फिर अब जो प्राप्त संख्या उसको 30% घटाएगा 30%। तो आपसे पूछा है मूल संख्या को अब 30% घटाया गया, मूल संख्या में पूर्णांक के निकटतम अप्रोक्स आपको आंसर बताना है, नेट परसेंटेज चेंज क्या, ओरिजिनल नंबर कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या थी, एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया, फिर 14% बढ़ाया, फिर अब जो नई संख्या है उसको 30% घटाया, तो ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। पे नो इंक्रीज डिक्रीज तो है नहीं मेरे दोस्तों, इनमें से कोई एक है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई।
अब अगर आप इसको रेशियो से करोगे हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी खतरनाक बनेगी, बहुत खतरनाक। और फिर उस खतरनाक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना और डिफिकल्ट है, तो यहां फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। आंसर अप्रोक्स में ही बताना है तो लंबा वाला फॉर्मूला मत लगाओ, दो दो को कंबाइंड करके कर लो। रेशियो से कैलकुलेटिव है, मुझे देखती पता चल गया, तो इनकी फ्रैक्शन खतरनाक है। अब 16 और 14 का सक्सेसिव क्या होगा? 16 और 14 का सक्सेसिव एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जल्दी करा करो। 16 और 14 का सक्सेसिव 30 प्लस 16 गुणा 14, 16 गुणा 14 आएगा 160 और 64 224, 224 बटे 100 2.24, यानी कि आएगा 32.24%। तो 16 और 14 का सक्सेसिव आया है 32.24%। दिमाग में कर लिया। अब मुझे 32.24 और 30 का सक्सेसिव निकालना, इन दोनों का सक्सेसिव निकालना, इन दोनों का। भैया आंसर कितने दूर दूर हैं? बहुत दूर दूर हैं। अगर 0.24 को इग्नोर भी कर दो ना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत दूर दूर आंसर है। 32 और -30 का सक्सेसिव क्या होगा? 32 माइनस 30 2, और -32 गुणा 30 आएगा 960, 960 बटे 100 0.9.6, यानी कि आएगा -7.76, यानी कि फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, तो इंक्रीज नहीं होगा। अबे 7 के नजदीक है कि 9 के? 9 के नहीं, 7% के नजदीक है, तो अप्रोक्स 7% डिक्रीज होगा, 7% डिक्रीज, ये आंसर है, ये ऑप्शन। तो लगभग कैलकुलेशन करो ना, जब लगभग पूछा है, क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी भाई? 32 और -30 का सक्सेसिव 32 माइनस 30 माइनस 32 गुणा 30 बटे 100, ये चीज नहीं लिखनी होती है भाई, बालक थोड़ा ना दूध पीते है, कटोरी से दूध पीते हो क्या अभी? 32 माइनस 30 2, 32 गुणा 30 960 बटे 100 9.6, तो अप्रोक्स 7.67% के आसपास आएगा। दैट मीन्स ओनली ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट, नथिंग एल्स, कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। आगे चलेंगे, बताइएगा। ये सवाल है आपके सामने, जैसे एक संख्या को पहले 30% की कमी की जाती, एक संख्या को पहले 30% कम किया, फिर 27% की वृद्धि की, फिर 27% बढ़ाया, फिर पुनः 20% की वृद्धि की, फिर दोबारा से 20% बढ़ाया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा अप्रोक्स में? सारे प्रीवियस सवाल है, आंसर काफी दूर दूर हैं, तो मैं अप्रोक्सी कैलकुलेशन करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का। एग्जाम में मेरा फूफा नहीं है कि मैं उसको पूरा करके दूं। देखिएगा बच्चों, पर सक्सेसिव निकालना तब इजी होता है जब इजी डाटा हो। अब देखो, मैंने आपको बोला है सक्सेसिव आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं -30 और 27 का सक्सेसिव निकालूंगा, कैलकुलेटिव होगा, लेकिन अगर मैं -30 और 20 का सक्सेसिव पहले निकाल लूं, इन दोनों का पहले निकालूं, तो कैलकुलेशन कम होगी कि नहीं होगी? जल्दी निकलेगा भाई। एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, बस एक्स की जगह -30 रखना है, वाई की जगह 20 रखना है, -30 गुणा 20 600 बटे 100, तो कितना आएगा? आप कहोगे सर जी ये तो माइनस का 10 और ये -6, 16% आया, 16%। -30 प्लस 20 -10 और -6 16%, तो -30 और 20 का सक्सेसिव तुरंत दिमाग में आपने निकाल लिया, 16% डिक्रीज, -16। अब आप देखो 27 और 16 का निकाल दीजिए, नहीं निकाल सकते, इजीली निकल जाएगा। 27 माइनस 16 11 माइनस 27 गुणा 16, 27 गुणा 16 क्या आएगा? अगर 16 की 30 में गुणा करेंगे 480, और ये कितना कम है? 3 कम है ना। 27 को 30 माइनस 30 कैसे गुणा करते हैं जल्दी? 27 की जैसे मुझे 16 में गुणा करने, तो जल्दी गुणा ऐसे करते हैं, 27 को लिखो 30 माइनस 3, फिर गुणा करो 16 में, 16 की 30 में गुणा 480, 480 में से 32 घटाना है, पहले 30 घटाओ 450, फिर आप 2 घटाओ, ठीक है ना। आप बोलो 480 में से 48 घटाना है, तो 432 आएगा। 432 बटे 100 4.32। अब 11 में से 4 घटाएंगे तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये नहीं आएगा, डिक्रीज नहीं हुआ, पॉजिटिव आया आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर।
11 - 4 लगभग 7% इंक्रीज होगा, ये नहीं है, अप्रोक्स 7% इंक्रीज। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, यही तो सीखना है, ये बताइएगा जल्दी से। 79 नंबर सवाल करो जी, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट कर दीजिए। जी जल्दी से बनाइएगा। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 40%। अंशुल कह रहे हैं सर ये नहीं समझ आया, आप डेली न्यू टी शर्ट कहां से लाते हो, आपके यहाँ कपड़े की दुकान है क्या? डेली नहीं नहीं है, मैं इस पे स्प्रे करके रंग बदल देता हूं। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया? इस सवाल का डाटा बहुत आसान है, क्लियर? तो मेरे प्यारे भाई आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इजीली बन जाएगी। किसी संख्या को आपने 40% बढ़ाया तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5। कि संख्या का मान अगर 5 था पहले, तो 5 से बढ़ के 7 हो गया। रेशियो इजी है, इजी फ्रैक्शन है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब 4 से 3 हो गया, घटा है ना। फिर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/20, 15% बढ़ाया 3/20। यानी कि मेरे दोस्तों अगर संख्या का मान 20 था, तो 20 से 3 बढ़ के 23 हो गया, 23। फिर 20% घटाया 1/5, 1/5 का मतलब मेरे दोस्तों संख्या का मान अगर 5 था, तो 5 से 4 हो गया। ओवरऑल चेंज निकालना है तो इन सबका सक्सेसिव करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो सीधी सीधी गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500 रेशियो कितना आया है? 7 21, 21 गुणा 23, 21 गुणा 23 करना है तो 460 और 23 एकम 23, 460 में 23 जोड़ेंगे 483। यानी कि संख्या का मान 500 से 483 हो गया। तो संख्या का मान इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है, ये ऑप्शन हट गए। 500 से 183 कितना डिक्रीज हुआ? 17। तो ये 500 का कितना परसेंट है? 17, 7% तो नहीं है। 500 का 7% तो 35 होता है। 500 का 3% 15, तो 3% से ज्यादा है, डी ऑप्शन आएगा। खत्म, आगे नहीं करना, आगे नहीं करना, बस यही हो जाएगा ऑप्शन से कैलकुलेशन, डी ऑप्शन। बताइएगा। आप बोलोगे जी सर ये हुई ना बात सेरो वाली। जी बच्चों ये सवाल करके बताइएगा इसका क्या आंसर है। इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके बताइएगा। नहीं करके बताओगे तो तुम किसी काम के नहीं, कचरा हो तुम। बनाओ।
कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। मेरे से तो उम्मीद बिल्कुल करना मत कि मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले 35% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। देखो दिमाग में कर सकते हैं, 35 और 20 का सक्सेसिव, 35 माइनस 20 15 और माइनस 7 8%, फिर 8 और 4.5 का सक्सेसिव, ठीक है ना। 8 और 4.5 का सक्सेसिव, तो 8 माइनस 4.5 ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 3.5। ठीक है जी, माइनस का 3.5 आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई। फिर ये 8 की 4.5 में गुणा होगी 36, 36/100.36, ठीक भाई। तो ये आ जाएगा आपका 3.86, माइनस का 3 प्लस का 3.5 आएगा, 3.5 में से 3.6.36 घटाएंगे 3.14%, बी ऑप्शन। 1 सेकेंड में आ गया आंसर इस सवाल का, ये बताइएगा जल्दी से करेगा। अब यहां से मेरे दोस्तों ये जो सवाल हैं इनमें परसेंटेज में ना पूछ के आंसर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। इनमें मेरे दोस्तों आंसर परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, ठीक है जी। ए मास्क मैन्युफैक्चर, देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, सीजल के 2022 का। एक मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर उसने एक मास्क बनाई 2018 में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2019 में 30% बढ़ गई, फर्दर इंक्रीज हुआ मैन्युफैक्चरिंग 15% 2020 में। 2021 में मशीनरी खराब हो गई है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन होगी, कम होगी, जो है मशीनरी जो है कम काम के 40%। और द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताइए। यदि 179400 मास्क बनाए हैं कंपनी ने 2021 में, बताइएगा। तो देखिए इस सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी है। एक कंपनी 2018 से मास्क बनाना शुरू करी है, 2019 में इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग 30% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी, 2021 में 40% की गिरावट आई। अगर 2021 में इतने मास्क बनाए तो आपसे पूछा एक्स का मान, यानी कि 2018 में कितने बनाते थे, तो आपको फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछी है। रेशियो से हो जाएगा, डाटा बहुत आसान है भाई। 2019 में कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। चाहे आप रेशियो में लिख लो, चाहे इसे खड़ा करके लिख लो छाप के। 30% बढ़ने का मतलब अगर पहले प्रोडक्शन 10 था तो 10 से 13 हो गया, मल्टीप्लाई। फिर 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 3/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। यानी कि अगर 20 था तो 20 से प्रोडक्शन कितना हो गया 23, मल्टीप्लाई। फिर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 40% की गिरावट आई। 40% मतलब 2/5, यानी कि प्रोडक्शन अगर पहले 5 था तो 5 से 2 डिक्रीज होकर 3 हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो, यानी कि शुरुआत में अगर कंपनी का प्रोडक्शन ये था, शुरुआत में ये इनिशियल वैल्यू है 2018 में, तो 2021 में मेरे दोस्तों फाइनल प्रोडक्शन कंपनी का ये हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला 2021 में कंपनी ने कितने मास्क बनाए हैं 2021 में, ऊपर फाइनल वैल्यू दे रखी है, नीचे हमेशा बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर फाइनल वैल्यू। 179400 मास्क बनाए, इसकी वैल्यू दी, ये पूछा है मेरे दोस्तों आपसे। तो बताइएगा मेरे प्यारे भाई, पहले किससे कट रहा है, 23 से। 23 से तो कटेगा ही मेरे दोस्तों, 23 7 161 है भाई, और 23 8 184 7800। फिर 13 3 39, 39 दूने 78 होता है 200 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, 200 गुना। ये कितना है 20 पंजे 100, 100 दूसरा 1000, 1000 की वैल्यू भी 200 गुना करेंगे, 1000 की वैल्यू भी 200 गुना करेंगे तो 2 लाख इस सवाल का आंसर आएगा, 2 लाख, सी ऑप्शन। 2 लाख मास्क बनाए थे, खत्म। तो जरूरी नहीं कि हर बार परसेंटेज ही पूछा जाए, इस तरीके से भी आपसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बताइएगा, बनाओ बच्चों। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 8% ऑन April 1st। April 1st को पेट्रोल का प्राइस 8% बढ़ गया व्हेन कंपेयर टू द प्राइस एज ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 22 की तुलना में। इफ इट इंक्रीज अगेन बाई 5% 31 सितंबर, 31 सितंबर को दोबारा जो है 5% बढ़ गया। तो आपसे पूछा पेट्रोल का प्राइस 1 जनवरी को कितना था। यदि पेट्रोल का प्राइस 31 सितंबर 2022 को 96.39 रुपए पर लीटर है, 96.39 रुपए पर लीटर। बहुत अच्छा सवाल है और ये बेसिक सवाल है। देखो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में भी आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है।
बोला है 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल कीमत 8% बढ़ गई। किससे? 1 जनवरी 2022 की तुलना में। मतलब जो प्राइस 1 जनवरी को था, 1 अप्रैल को जो है वो 8% बढ़ गया। फिर वापस मेरे दोस्तों 31 सितंबर को ये वापस से 5% बढ़ गया। बोला 31 सितंबर को प्राइस 96.39 है, फाइनल वैल्यू दी है। तो आपसे पूछा 1 जनवरी को पर लीटर पेट्रोल की कीमत क्या थी? सवाल समझ में आ गया सभी को? बोलो। 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत जो थी 1 अप्रैल 2022 को 8% बढ़ गई। फिर 31 सितंबर 2022 को जो कीमत है वो 1 अप्रैल से 5% बढ़ गई। 31 सितंबर 2022 को पेट्रोल की कीमत है 96.39 रुपए पर लीटर। तो बताओ 1 जनवरी को क्या थी? तो सक्सेसिव इंक्रीज तो हुआ है 8% और 5% का सक्सेसिव इंक्रीज तो हुआ है। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अभी आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ कैसे कर लें? जवाब दीजिएगा, यस सर नो जवाब दीजिएगा। जैसे आप बोलोगे मैं तो वैसे करके आपको बता दूंगा। अगर भैया 8%, 8 और 5 का सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? रेशियो से बताऊं कि फॉर्मूले से बताऊं? बता दो जल्दी से। रेशियो से बताऊं कि फॉर्मूले से बताऊं? मुझे बता रहे हो जल्दी से। तो आप कहोगे सर एक फॉर्मूला से बता देता हूं। भाई अगर पेट्रोल कीमत 8% और 5% बढ़ी है तो कितनी बढ़ गई? 8 + 5 13 प्लस 8 पंजे 40, 40/100.4, 13.4%। तो पेट्रोल की जो कीमत है वो 13.4% बढ़ गई है। पेट्रोल कीमत ओवरऑल कितनी बढ़ी? 8 और 5 का सक्सेसिव, 8 + 5 + 8 × 5/100। यानी कि पेट्रोल की कीमत अगर 1 जनवरी को 100% थी तो 100% से 13.4% बढ़ गई। यानी कि 100% से 13.4% बढ़ गई तो बढ़ के कितनी होगी? 113.4%। 100 को अगर 13.4% बढ़ाओगे तो बढ़ के 113.4% हो जाएगी। इसी की वैल्यू ही सवाल में 96.39 रुपीज दे रखी है। और आपसे क्या पूछा है? 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की। ये है फॉर्मूले से कैलकुलेशन। 8 और 5 का जो सक्सेसिव होता है वो कितना होता है? 8 और 5 का सक्सेसिव होता है 13.4%। पेट्रोल कीमत अगर 1 जनवरी को 100% थी तो 100 से 13.4 बढ़ के कितनी हो गई है? 113.4% हो गई है। 113.4% की वैल्यु पूछी है, 100 दी है, 100% की वैल्यू पूछी है। बताओ तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 113 अट्ठे चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। 8 बार तो जाना ही जाना है भाई। यूनिट डिजिट देखो 80 तो नहीं आने वाला। ठीक है, अगर यूनिट देखो, यूनिट डिजिट भी मैच कर सकता हूं, यूनिट डिजिट के हिसाब से 80 तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 80 का मतलब 8 बार है, ये 8 बार जाएगा ही नहीं। 86 गुना देखो 86 भी नहीं जाएगा कि 4 से 9, 6 बार नहीं जाएगा एंड में। 4 से 9 2 बार नहीं जाएगा एंड में। ये 85 ही हो सकता है इस सवाल का आंसर, और होगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई, और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना भाई? यहां पे जीरो, ठीक है भाई, यहां पे एक मेरे दोस्तों जीरो बढ़ा लेते हैं दशमलव से दशमलव। तो 1134 से भाग देंगे तो मेरे दोस्तों पहले कितनी बार जाएगा? 8 बार, फिर 5 बार। 10% की वैल्यू 8.5 है, 100% की वैल्यू 85 रुपए। ऑप्शन से कैलकुलेशन करूंगा केवल इकाई का अंक। भाई अगर मुझे 4 से 9 यूनिट डिजिट पे जाना है तो भाई ये 2 बार तो जाएगा नहीं, 4 दूनी तो 8 होता है यूनिट डिजिट, 4 6 24 होता है, नहीं जाएगा। यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं गया होगा, मुझे दशमलव लेके हासिल लेना पड़ा होगा, यानी कि एंड में 5 बार गया होगा। ऐसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूले से। ये करेगा मेरे प्यारे, बताइएगा, करो। बोला है यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा। ठीक, यदि उस संख्या में पहले 25% की कमी हो फिर 25% की वृद्धि हो फिर से 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करेगा। रिजल्टेंट नंबर क्या होगा? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं, तो आप इस सवाल की कैलकुलेशन एग्जैक्ट ना करके अप्रोक्स भी कर सकते हो, बट मैं आपको एग्जैक्ट ही करके बता दे रहा हूं। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको संख्या निकालनी है। एक संख्या को पहले 15% बढ़ाया फिर 15% घटाया,
15% बढ़ाया, 15% घटाया, इसका मतलब मेरे दोस्तों संख्या में कितना चेंज आया है? 15 स्क्वायर बटे 100, वो संख्या 2.25% डिक्रीज हो जाएगी, 2.25% डिक्रीज हो गई। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाते हो फिर x% ही घटा, तो जितने परसेंट से बढ़ाया उतने ही परसेंटेज से घटाए, तो संख्या में हमेशा x² का डिक्रीज होगा। ये 2.25% का क्या मतलब है? 2.25 का मतलब होता है 9/4, 9/4%। आप बोलोगे हां जी सर, कि 2 और 0.25 का मतलब होता है 1/4। 9/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/400, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 9/400। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि संख्या का अगर इनिशियल वैल्यू 400 था तो 400 से 9 घट गया। अगर संख्या का इनिशियल मान 400 था, इनिशियल वैल्यू 400, तो 400 से 9 डिक्रीज होके संख्या की वैल्यू 391 रह गई है। 400 माइनस 9 391, वैल्यू क्या होगी संख्या की? 782। देखो 391 का दुगुना है, तो ये भी 400 का दुगुना होगा 800, यानी कि संख्या 800 आ गई। मैंने संख्या का मान निकाली 800। अब बोला इस संख्या को 25% कम किया गया। 25% कम, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 कम करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4। फिर 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाने का मतलब 1/4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1/4 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4। फिर 20% कमी की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, कट गया, ये आ गया 600। यानी कि संख्या की फाइनल वैल्यू जो वो 600 हो जाएगी। तो पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर, कोई तकलीफ नहीं, कंसेप्ट बहुत धीरे बताए हैं मैंने। सवाल मेरे प्यारे भाई मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड वे में ही बताऊंगा। जी बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा? बताइएगा बच्चों इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। एक मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% घट जाती है, हर साल। तो आपसे पूछा इस मोटरसाइकिल की कीमत 2 साल के बाद क्या होगी? यदि प्रेजेंट वैल्यू 75,000 है। अब यहां से अगली वैरायटी आ गई। अगली वैरायटी, दो ही वैरायटी बनती है, या तो आपको इनिशियल देके फाइनल वैल्यू पूछेगा, इनिशियल दे देगा फाइनल पूछ लेगा, आपको फाइनल देके इनिशियल वैल्यू पूछ लेगा। और ये आप रेशियो से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, इच्छा आपकी है। मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है। मोटरसाइकिल की प्रेजेंट कीमत कितनी है? 75,000 रुपए, 75,000 रुपए मोटरसाइकिल की प्रेजेंट वैल्यू है। पूछा 2 साल बाद मोटरसाइकिल कीमत क्या होगी? मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है, 4%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 96%, यानी कि 0.96। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यानी कि अगर मोटरसाइकिल कीमत 75,000 है, आप मोटरसाइकिल कीमत 4% आप घटाओगे तो 96% रह जाएगी। 96% का मतलब होता है 96/100, 0.96 हो जाएगी। ये मोटरसाइकिल की कीमत होगी 1 साल के बाद, ये कीमत होगी। आप बोलोगे हद सर, आपसे पूछा 2 साल के बाद, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मोटरसाइकिल कीमत 1 साल के बाद है। इसको और 4% डिक्रीज करना है, दोनों साल लगातार 4% डिक्रीज करना है, तो फिर 0.96 रह जाएगी। 4% कम करना है, किसी भी संख्या को 4% कम करोगे 100%, तो 96% रह जाएगी, 0.96। तो 0.96 2 बार हो गया, 0.96 का स्क्वायर। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। तो बच्चों लॉजिक ये बनता है, मेरी इस बात को ध्यान से गौर करिएगा, फरमाइएगा। लॉजिक ये बनता है कि भाई साहब जब भी ऐसा सवाल आएगा, आपसे 2 साल बाद कीमत पूछिए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 होगी, 3 साल बाद पूछिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, 4 साल बाद पूछिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक स्कूटर की कीमत है ₹P, स्कूटर कीमत ₹P, स्कूटर की कीमत हर साल 10% कम हो जाती है, हर साल 10%। तो आप मुझे बताओ स्कूटर कीमत 3 साल बाद क्या होगी? 3 साल बाद बताओ क्या होगी स्कूटर कीमत 3 साल बाद? आप बताइएगा। 10% कम होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90%। अगर किसी स्कूटर कीमत हर साल 10% कम हो जाती है तो 90% रह जाती है। 90% का मतलब 0.9, मतलब अगर स्कूटर ₹P का है तो 1 साल बाद इतने का होगा, 3 साल बाद क्या है? 0.9 गुणा 0.9 गुणा 0.9, 3 बार गुणा करना पड़ेगा,
तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 0.729p। आप बोलोगे हां जी सर समझे, इतनी सी बात है बच्चों, ठीक है ना। पी रुपए है, हर साल अगर 10% डिक्रीज हो रही है तो 3 साल बाद जो है कीमत इतनी रह जाएगी। तो सेम यही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब देखो मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा दिमाग से करूंगा कैलकुलेशन इसकी। पहली बात तो ये 96 में आता है 3 का स्क्वायर, 9 का मल्टीपल आएगा आंसर, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 7 2 9, ये 9 से नहीं कटता। 9 का मल्टीपल चेक करना सबसे आसान है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग। ये 9 से नहीं कट रहा, ना ये कट रहा है, ये कट रहा है जी, हाँ जी कट रहा है, ये कट रहा है, हाँ जी ये भी कट रहा है। 9 से 9, 6 1 7 2 9। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट? 72,000, 72,000 आएगा ही नहीं कभी, 72,000 आएगा ही नहीं। 72,000 कब कैसे आ सकता है? 72,000 कैसे आ सकता है? जब 75,000 को आप कितना कम करो, 75,000 को 3,000 कम करो। 3,000 कम करने का मतलब, 75,000 को 3,000 कम करने का मतलब 1/25, 4% डिक्रीज करो, 4%। 75,000 रुपए को 4% डिक्रीज करोगे, 75,000 का 4% 3,000 होता है, तब 72 आएगा। या 4% 2 बार डिक्रीज किया गया है 2 साल के लिए, 1 साल नहीं, तो 72,000 भी नहीं आएगा, 72,000 से कम आएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, केवल ऑप्शन से होती है कैलकुलेशन, तो करनी नहीं पड़ती कैलकुलेशंस। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये तो सीखना है। आगे चलेंगे, 85 नंबर ही बताइएगा। एक मशीन की कीमत हर साल 5% कम होती है, यदि इसका प्रेजेंट वैल्यू 411540 है तो 3 साल पहले इसकी मूल्य क्या था, यह आपसे पूछा गया है। एक मशीन की कीमत हर साल 5% कम होती है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 1/20। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 19/20। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्यारे भाई, 1 साल का, ठीक है जी। लेकिन मोटरसाइकिल कीमत 1/20 कम होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 19/20। मोटरसाइकिल कीमत 3 साल तक कम हुई है, देखो तो 19 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा, 19/20, 19/20, 19/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या हो जाएगा? 3। अब ये उल्टा सवाल है, यानी कि 20 का क्यूब हो गया 8,000 और 19 का क्यूब मेरे दोस्तों होता है 6859। यही होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मशीन की कीमत अगर 8,000 थी ओरिजिनल, तो अब प्रेजेंट में 6859 है। क्लियर है? आपसे पूछा 3 साल पहले, ये आपको प्रेजेंट में दे रखी है, आपसे इनिशियल वैल्यू पूछे, 3 साल पहले का मतलब इनिशियल 3 साल पहले है, ठीक है जी। तो 6859 की वैल्यू सवाल में 411540 दे रखी है। अब बताओ कितने गुना है, कितने गुना है? देखिए ऐसे सवालों के जो आंसर होते हैं वो इजी होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप में से हर कोई ये कह सकता है कि लगभग 7,000 है, ये लगभग 42,000 है मेरे दोस्तों, यानी कि लगभग लगभग ये 6 गुना है। यूनिट जीटी मैच कर सकते हैं कि 9 6 54 एंड में 4 आएगा, तो इसका भी 6 गुना करेंगे मेरे दोस्तों 60 टाइम्स, यानी कि 8 6 48, 4,80,000। डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, यहां पर सवाल इसमें ज्यादा नहीं है, 86 नंबर क्वेश्चन ही बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो बोलो। बोला है एक शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में 4% बढ़ जाती है, यदि 1 जनवरी 2001 को शहर की जनसंख्या थी 5 लाख, 5 2 2 4 और 1 5, ये 5 लाख, तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी होगी बताइएगा। एक शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में 4% बढ़ जाती है। सवाल में बोला है कि अगर 1 जनवरी 2001 को 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगी।
इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2001 से लेके 2004 के बीच में 3 साल का गैप है। 1 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2004 तक जाओगे तो 3 साल का गैप है। यानी कि एक शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ती है। 4% बढ़ने का मतलब 104% हो जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.04। अगर अभी आबादी 5 लाख है तो 3 साल बाद क्या होगी? तो 3 साल बाद होगी मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। ये 3 साल बाद हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे ये कैलकुलेट करना है, बताइए कैलकुलेशन करके क्या आएगा जल्दी से। पहली बात तो 1.04 में होता है 13 छुपा हुआ, 13 अट्ठे 104, 13 छुपा हुआ होगा तो आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल चेक करना है। एक बात बताओ कि अगर आबादी हर साल 4% बढ़ रही है, 4%, तो अगर अभी 5 लाख है तो बाद में तो 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर संभव ही नहीं। अगर आबादी 5 लाख है, हर साल 4% बढ़ रही है, 2001 में 5 लाख है तो 2004 में 5 लाख से ज्यादा होगी, उत्तर नहीं होगा। अभी देखो ये ऑप्शन कितनी दूर दूर है, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये कितनी, ये तो दोनों चलो 56 है, ये देखो 65 कैसे। अगर एक शहर की आबादी पहले साल 4% बढ़ी, दूसरे साल 4% बढ़ी, तीसरे साल 4% बढ़ी, तो 4-4-4 का जब आप सक्सेसिव निकालोगे तो लगभग 4-4-4 का सक्सेसिव लगभग 12% आएगा। अरे 12 नहीं तो 13 आ जाएगा। सक्सेसिव का मतलब होता है तीनों को जोड़ो, फिर 2-2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10। 4-4-4 का सक्सेसिव तीनों को जोड़ेंगे 12% से हल्का सा ज्यादा आएगा। सक्सेसिव मतलब जोड़ने से हल्का सा ज्यादा आता है। तो 5 लाख को 13% भी बढ़ाओगे तो 65,000 बढ़नी चाहिए। ये 65, ये तो 5 लाख को अगर आप 13% भी बढ़ाओगे, 13%, तो ये नहीं होगी मेरे दोस्तों, 6.5 लाख नहीं पहुंचेगी आबादी। ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही है। या तो ये ऑप्शन सही है, ये दोनों तो चेक ही नहीं करूंगा मैं, देखते ही हटा दिया। अब मुझे देखना है 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल इनमें से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि 104 में 104 होता है, 13 अट्ठे 104, 13 से कटने वाला नंबर होगा ही। अब 13 का नियम ये कहता है कि 2-2 का पेयर बना, 3-3 का पेयर बना के डिफरेंस लो। डिफरेंस लेंगे तो आएगा 130। 3-3 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए, ये 130 है, ये डिफरेंस 13 से कट रहा है, नंबर 13 से कटेगा। क्या नंबर 13 से कट रहा है? ये आएगा जी 332। 13 दूनी 26, नहीं, ये नंबर 13 से नहीं कट रहा, तो आंसर है ए ऑप्शन। खत्म। 1 सेकंड में सवाल सॉल्व, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। समझ में आया? ये नंबर सिस्टम में आपको मैं सिखाऊंगा 13 का डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से, अदरवाइज आप इनकी कैलकुलेशन करो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन करते टाइम। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर कहां गया जी सवाल आपके सामने? 85 हो गया, 86 हो गया, 87 ही बताइएगा जल्दी से, बताओ। एक शहर की प्रेजेंट जनसंख्या है 17,500। पहले साल जनसंख्या 12% कम होती है, दूसरे साल जनसंख्या 8% बढ़ती है, 8%। 2 साल बाद जनसंख्या बताइए, 2 साल बाद। अब इसके करने के 2 तरीके हैं, इस सवाल को करने के 2 तरीके। पहला तरीका कि अगर एक शहर की प्रेजेंट जनसंख्या 17,500 है, प्रेजेंट में पहले साल 12% कम होती है, 12% कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 88%, 0.88। अगर किसी संख्या को 12% कम करोगे, 100 से 12 कम करोगे तो 88% रह जाएगी, 0.88। फिर मल्टीप्लाई, अगर किसी संख्या को 8% बढ़ाओगे भैया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 108%, 1.08, 108%, 1.08। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मुझे फाइनल इस कैलकुलेशन को करना है, ये कैलकुलेशन आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। दशमलव से 2 जीरो तो हट गया, वैसे भी 88 में छुपा होता है 11। 88 में क्या छुपा हो रहा है? 11।
8 का मल्टीपल चेक नहीं करते। बच्चा कह रहा सर 8 का मल्टीपल, जब पॉइंट में हो तो 8 का मल्टीपल चेक नहीं करना। जैसे 8 है, 8 की 0.25 में गुणा हो जाए तो क्या आ जाएगा 2, 8 तो बचा ही नहीं तो 2 हो गया। 8 की 0.5 में गुणा हो जाए क्या हो जाएगा 4, 8 तो बचा ही नहीं 4 हो गया। तो 8 का मल्टीपल नहीं, 11 प्राइम नंबर का, 11 का, 13 का, 17 का जो है ना, ये कभी गायब नहीं होते। 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 37, ये खतरनाक नंबर है, हमेशा रहते हैं चाहे किसी में गुणा होती रहे। तो 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल है 4, 1, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 11 का मल्टीपल है, 11 से कटता ही नहीं। 3 और 1 4 और 10, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 3 2 5 और ये 3 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ये उत्तर हो गया ए ऑप्शन, 11 से कटने वाला। ये हो गया जी तरीका इसको करने का, तरीका नंबर 1, 11 से कटने वाला। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे एंड में जीरो आएगा ही नहीं। भाई यहां पे दशमलव से 2 जीरो उड़ चुकी हैं, अब ये 2 दशमलव हैं, ये 2 यहां पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसको कौन बैलेंस करेगा। 175 का मतलब होता है 25 सत्ते, तो 25 की जब 1.08 में मल्टीप्लाई होगी तो ये दशमलव हटेगा, यानी कि एंड में जीरो अब आएगा ही नहीं। तो एंड में जब जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई यहां पे 5 बचा ही नहीं, तो एंड में 2 आना चाहिए, ये उत्तर होगा। एंड में जीरो आएगा ही नहीं इस कैलकुलेशन के, कि दशमलव है ही नहीं, जीरो है ही नहीं। दूसरा तरीका, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है 9 का मल्टीपल। दूसरा तरीका कि एक शहर की जनसंख्या है 17,500, ठीक मान ली आपकी बात, पहले साल 12% कम हुई, दूसरे साल 8% बढ़ी, तो कितना चेंज आया जवाब दीजिएगा। एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, अब दूर दूर अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 12 और 8 -4 और 12 8 96, यह आया लगभग माइनस का 4.96, यही आएगा। -12 और 8 का सक्सेसिव यही आएगा, -12 + 8 -4 और 12 8 96, 96 बटे 100, 96 बटे 100 आएगा मेरे दोस्तों 0.96। तो ये आया 4.96, 4.96 का मतलब लगभग 5%, अप्रोक्स 5%। तो 17,500 को लगभग 5% घटाना है। 2 साल में जनसंख्या लगभग 5% घटी है, तो आंसर 17,500 से तो कम ही आएगा ना, ये उत्तर हो ही नहीं सकते, कम ही आएगा आंसर, पॉसिबल ही नहीं है। 17,500 का 5%, अगर मैं इसको 17,000 भी मान लूं तो 17 पंजे 85, लगभग 9,000 रुपए होगा, 900 होगा, 900। अगर इसको 18,000 भी मान लें, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 18,000 का 5% 900 होता है। अगर इसको 900 घटाओगे 17,500 में से 900, तो आंसर 16,000 में रहेगा, 15,000 में पहुंचेगा ही नहीं, आंसर 16,000 समथिंग रहेगा, ये आंसर है ए ऑप्शन। ये तरीका होता है अप्रोक्स कैलकुलेशन का। अरे गधो समझ में आया? तो आपके पास ये तरीके सीखने, गुणा तो कभी करनी ही नहीं, मैं आपको इतने सारे सवाल करवाऊंगा, एक भी सवाल में गुणा नहीं करनी पड़ेगी, ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, केवल ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम सवाल करेंगे। कभी अप्रोक्स से करेंगे, जैसे ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो अप्रोक्स से भी किया जा सकता है, ऑप्शन बहुत नजदीक होते तो मल्टीपल चेक कर लेते। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है, ठीक है। आगे के सवाल अब खुद से करने की कोशिश करेगा ये जनसंख्या वाले, ठीक है जी दोस्त, चलो बाय।